सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम। आज हम सीए इंटर नवंबर 22 में ऑडिट का चैप्टर नंबर 12 ऑडिट ऑफ बैंक्स को रिवाइज करने वाले हैं। इसके पहले सारे आगे के 11 चैप्टर तक का रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से सुना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक इजी टॉपिक ऑडिट ऑफ बैंक्स, 5 नंबर की गुंजाइश। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, सर पिक्यूलियरिटीज क्या है बैंक ऑडिट की? सिंपल है सर, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफिकल नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट और सर्विसेज बैंक की बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिव यूज़ आजकल होने लगा है और आरबीआई विजिलेंस रखता है। तो ये 5 आपकी पिक्यूलियरिटीज़ हैं। ब्रांचेस को अगर डिवाइड करेंगे तो सर एक होगी नॉन कंप्यूटराइज, एक पार्शियली और एक फुली। नॉन कंप्यूटराइज इसमें सब कुछ आज भी कैसे हो रहा है मालिक? मैन्युअली। इसमें कुछ पार्ट मैनुअल है, कुछ पार्ट कंप्यूटराइज्ड है और ये पूरा सीबीएस सिस्टम पे है। छोटा सा एक और क्वेश्चन बैंक ऑडिट के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होता है? सर बैंकिंग कंपनी में एजीएम करेंगे शेयर होल्डर विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई और नेशनलाइज बैंक्स बीओडी अलॉन्ग विथ प्रायर अप्रूवल, स्टेट बैंक सीएंडएजी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसकी जो सब्सिडरीज है उनका अपॉइंटमेंट एसबीआई खुद करेगा। एलएफआर पे शॉर्ट नोट कभी आया तो ये क्या है सर? ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो हम ऑलरेडी फुलफिल करते हैं, उसके अलावा हमसे अपॉइंटमेंट के समय ऑल दी बैंक्स, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, एज वेल एज देयर ब्रांचेस, विद दे रिक्वायर द ऑडिटर्स टू फर्निश अ एलएफआर। इसमें क्या है? मैटर्स विच द बैंक रिक्वायर, बैंक चाहती है कि बैंक ऑडिट चाहती है कि ऑडिटर डील करे, वो मैटर्स यहाँ पर आएंगे इन लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जो भी किसने स्पेसिफाई कर रखा, आरबीआई ने। 30 जून के पहले आपको सबमिट करना है, सिंपल सी बात। फॉर्मेट इसके लिए प्लानिंग जरूर कर लेना, मतलब रिपोर्ट करना है इसलिए प्लानिंग की जरूरत है। एलएफआर हालांकि डज नॉट रिक्वायर एन ऑल द एग्जीक्यूटिव समरी, बट यू में ब्रिंग सम की ऑब्जर्वेशंस टू द बैंक, क्योंकि ये रिपोर्टिंग कर ही इसीलिए रहे हैं। रेम्यूनरेशन कैसे तय होगा? 142 सेक्शन कंपनीज एक्ट का, सेम जनरल मीटिंग में फिक्स कर सकते हैं। नेशनलाइज बैंक एसबीआई फिक्स करती है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, फिक्स्ड बाय आरबीआई। टाइप्स ऑफ बैंक्स लें तो कमर्शियल, रीजनल, कोऑपरेटिव, पेमेंट, डेवलपमेंट और स्मॉल फाइनेंस। एक एक पे, हर एक पे एक एक लाइन। These are the main word बोलो, most widespread banking institution which provide a number of product and services to all the public, to all the segment। 2 बड़े काम, accepting the deposit, granting of advances। आरआरबी जो कि सेटअप होती है रूरल एरिया में टू केटर द नीड ऑफ बेसिक नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज लाइक पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शन तो कमर्शियल बैंक की तरह ही करती है, लेकिन बेसिक का सेटअप जो है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे होता है। इसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में होता है, आइदर ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्ट, अगर ये एक से ज़्यादा स्टेट में है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। टारगेट अभी भी एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर है, गुजरात स्टेट, एमपी स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट। किसी के आगे भी आप सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक लिख दो। पेमेंट बैंक सर एक और नया टाइप रिसेंटली आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, टारगेट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स बट दे कैन नॉट इशू लोन्स और क्रेडिट कार्ड। हालांकि करंट अकाउंट ओपन कर लो, सेविंग अकाउंट ओपन कर लो, एटीएम फैसिलिटी आपको कहीं भी मिल जाएगी, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब दूर मिल जाएगा। बड़ा एग्जांपल एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक कंसेप्टलाइज ही क्या है सर? टू प्रोवाइड फंड्स, टू प्रोवाइड फंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीडीबी ये सब डेवलपमेंट बैंक्स हैं। और आखिरी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी सेटअप किया गया आरबीआई के द्वारा, अगेन टू मीट सम बेसिक फाइनेंशियल बैंकिंग नीड्स ऑफ अनसर्व्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लाइक वेरी स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स। उसके लिए आया है इक्विटास, उसके लिए आया एयू स्मॉल। ये था टाइप्स ऑफ बैंक। तो 6 अलग अलग टाइप्स लिख के आना, 6 मार्क्स, हर एक पे एक एक 2 लाइन आराम से हम लिख सकते हैं, आता है तो। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, मेन बैंक है आपकी, लीड बैंक है, सेंट्रल बैंक है, फिलोसोफर, फ्रेंड और गाइडेड टू द ऑल बैंक्स। तो मेन वर्ड, डेवलपमेंट सुपरविजन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एज वेल एज द बैंक्स एंड नॉन बैंक्स, मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसीज को रेगुलेट करना, करेंसी इशू करना, रेगुलेशन करना, बैंकर के तौर पर एक्ट करना सेंट्रल और स्टेट के। सर ये तो बीसीके में पढ़ा था हमने। और कमर्शियल और अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स के लिए एक्ट करना एज अ बैंकर। हाँ, एक्ट कौन कौन से लगते हैं देखो, कैसे याद करोगे? सबसे प्राइमरी एक्ट तो इनका खुद का, दूसरा प्राइमरी एक्ट ये आप आराम से लिख दोगे, तीसरा आजकल टेक्नोलॉजी इसलिए ये लिख देना, 3 तो यही हो गए। इसके अलावा आरबीआई एक्ट जो मेन एक्ट है, 4 ये मेन एक्ट है। फिर एसबीआई के 2 हो जाएंगे, एसबीआई एक 1955, सब्सिडरी एक 1959, आरआरबी का लिख देना है, आरआरबी 1976। तो ईयर याद करें 1949, आरबीआई का है 1934, कंपनीज का है 2013, आईटी एक्ट ईयर 2000, एसबीआई का एक मेन एक्ट है 1955, एसबीआई सब्सिडरी बैंक से एक 1959, 4 साल का अंतर, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं।
इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है, और रेलिवेंट स्टेट सोसाइटी एक्ट तो बहुत सारे। अब इतना लिखें, इसके अलावा अपना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एक्ट, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, ये नाम बड़ा लगता है तो छोड़ें। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम PSS, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन 2005, और ये है 2007। बोलो भाई, तो ऐसे कुछ याद रख सकते हैं मेन सर। अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, RBI एक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया, SBI के 2 एक्ट हो गए 1955 1959, कोऑपरेटिव के हो गए 1912, RRB का हो गया, 8 तो हो ही गए। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इन कंपनीज रेगुलेशन, और इसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो एक बैंक ऑडिटर देता है, स्टैट्यूटरी कंपनी स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है उसमें एक तो आपने पढ़ी ली LFAR, एक SLR की रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस किया या नहीं किया, एक ट्रेजरी ऑपरेशंस का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, हर चीज़ में ये लिखना है, हैज़ बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद RBI इंस्ट्रक्शन इशूड बाय RBI। Similarly, income recognition, asset classification and provisioning has been made as per the guidelines made by RBI। मन से सीरियस इरेगुलरिटीज अगर नोटिस हो तो अटेंशन ब्रिंग करेंगे हम उनका। और एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 143(3)I के अकॉर्डिंग। बोलो भाई, तो हो गई रिपोर्ट, एक हो गई इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक LFAR, एक SLR, एक ट्रेजरी ऑपरेशंस, एक सीरियस इरेगुलरिटीज, एक स्टेटस ऑन द कंप्लायंस ऑफ द बैंक विथ घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी। घोष कमेटी इकाई के लिए ये MCQ में आ सकता है, फ्रॉड एंड मेल प्रैक्टिसेस। जिलानी कमेटी इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्टिंग। और एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो तो नहीं है इन रूरल एरियाज खास तौर पे। 8 रिपोर्ट्स हमारे पास से जाएगी। बैंक ऑडिटर क्या अप्रोच रखेगा? प्रिलिमिनरी, तो प्रिलिमिनरी अप्रोच में सबसे पहले आता है यू शुड ड्रॉ अ प्लान, क्या ऑपरेशंस हैं, एडवर्स फीचर्स क्या हैं, कंप्लायंस क्या करने हैं, और ऑडिट रिस्क क्या है। तो 4 बातें बोले सर, ऑपरेशंस, फीचर्स, कंप्लायंस और रिस्क। ऑपरेशंस, फीचर्स, कंप्लायंस, रिस्क, इसका नेचर लेवल, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, लेवल ऑफ कंप्लायंस ऑन प्रीवियस रिपोर्ट बेसिस एंड ऑडिट रिस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अलग से आ सकता है, वो है सर कंट्रोल एनवायरनमेंट बैंक का क्या रखना है। देखो बैंक में भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। हम सबसे पहले बात करेंगे सर एम्प्लॉय का सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हुआ है कि नहीं हुआ। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, फ्रंट ऑफिस अलग, बैक ऑफिस अलग। इसके अलावा वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन, वैट के अलावा रिकंसिलिएशंस ऑफ ऑल द पोजीशंस एंड द रिजल्ट्स, सेटिंग अप द लिमिट्स फॉर द कस्टमर, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस। ये तो आजकल सिस्टम बेस्ड हो गया है। फिजिकल सिक्योरिटी हर जगह रखना होती है, कंटिजेंसी प्लानिंग हर जगह रखना होती है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में और क्या क्या देखेंगे, हु कंट्रोल्स, तो ये स्टेप्स हो गई कंट्रोल एक्टिविटीज। हु विल परफॉर्म द कंट्रोल सिस्टम, पहले तो ये तय करो। फिर व्हेन एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी ही विल परफॉर्म, तो ये 2 लिंक कर लेना आप, ये और ये लिंक कर लेना। व्हेन एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी, ये और ये हूँ तो व्हेन। वेयर इज द एविडेंस कि ये परफॉर्म हुआ था, और ये एविडेंस है इस तरह का, क्या आपके पास कोई एविडेंस डेमोन्स्ट्रेट होता है। वाई और हाउ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस, और क्या ये एक्टिविटीज को कोई सरपास कर सकता है, बाईपास कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। तो पहला क्या था सर, हूँ परफॉर्म्स, तो व्हेन एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी इट इज परफॉर्म, व्हाट एविडेंसेस आर अवेलेबल एंड वेयर इज द एविडेंस, वाई, हाउ, व्हाट, ये 3 बातें। और आखिरी पार्ट बैंक में एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। तो 3 बातें हुई सर, प्लान बनाना, कंट्रोल एनवायरनमेंट की स्टडी करना, और एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करना। डिस्कशन के लिए क्वेश्चन किस तरह आएगा, इस तरह से कुछ पूछ सकते हो। एंगेजमेंट टीम शुड होल्ड डिस्कशन टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो बेसिकली RAP आ गया आपका, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंड टू असेस द MMS ऑल द डिस्कशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। ऐसे 230 क्या डिस्कस करोगे, देखो एंगेजमेंट टीम के साथ हम क्या करेंगे। वाई वी शुड डिस्कस विद द एंगेजमेंट टीम, पहला तो ये टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, मन से लिखना भैया, वाई वी शुड डिस्कस विद द एंगेजमेंट टीम टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक्स, इट्स एनवायरनमेंट, इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इट्स पोटेंशियल MMS रिस्क एरिया, और यही आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट भी करना है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन। डिस्कशन में क्या आएगा, सस्पेक्टेबिलिटी, MMS कहाँ कहाँ हो सकता है, ये भी डिस्कशन का पार्ट है। तो वाई वी शुड डिस्कस विद द टीम टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक्स, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल, असेस द पोटेंशियल MMS, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन कर देना, और सस्पेक्टेबिलिटी देखना MMS की कब करना, ये सब प्लानिंग स्टेज पे ही कर लेना, एट प्लानिंग स्टेज। ये सब कब करेंगे, एट प्लानिंग स्टेज, हमारे ऑडिट प्लान का पार्ट होना चाहिए।
एडवांटेजेस क्या होंगे, देखो नए 3 पॉइंट्स ऐड हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम इसी में एडवांटेज भी बता रहे हैं, बेसिकली डिस्कशन होना चाहिए तो उसका कारण बताओ और एडवांटेज बताओ। एडवांटेज सर, सबसे पहला वी कैन फोकस ऑन द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी एमएमएस्ड ड्यू टू फ्रॉड, जिससे अपने को अपने आप रिस्पॉन्ड करने की क्षमता बढ़ती। तो बोलो क्या क्या लिखोगे। सबसे पहला हम लिखेंगे सर, specific emphasis should be provided or focused to the chances or susceptibility to the bank's financial statement to MMS due to fraud, so that the team may appropriately respond to the risk, including engagement risk, pervasive risk and specific risk. साथ ही साथ एक और एडवांटेज, ये एक नया आंसर है हाँ, इसलिए पढ़ के जाना। एक और एडवांटेज, enables the team to delegate the work to an experienced team member in case of some difficulty to determine the procedure to be followed in case fraud is identified. और तीसरा, पार्टनर को रिव्यू करने में हेल्प मिलेगी भाई, वेदर दे नीड एनी स्पेशलिस्ट पर्सन टू डील विद सम इशू रिलेटेड टू फ्रॉड। तो बेसिकली ये पूरा आंसर फ्रॉड पे ही है, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द फ्रॉड, प्रोसीजर टू बी फॉलोड एंड एक्सपीरियंस टीम मेंबर को इन्वॉल्व करना और रिव्यू करवाना और ये देखना क्या हमको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है क्या। बोलो भाई। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, एक और बात बोली, हम जानते हैं हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, सेक्शन 31 इंपॉर्टेंट है बस कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है, इसीलिए इट रिक्वायर्स कि बैलेंस शीट P&L को कौन ऑडिट करेगा, ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स हु इज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। मतलब बेसिकली वही CA वाले सेक्शन लग जाएंगे। छोटा सा पार्ट सेक्शन के लिए मैंने ये आपको नोट डलवाया, सेक्शन 31 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये नया आंसर है भाई। डिस्कशन के क्या बेनिफिट है इस तरह के और क्या डिस्कस करना है, ये छोटा सा आंसर उन्होंने दिया था। बेनिफिट्स को नए तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, बेनिफिट्स को नए तरीके से प्रेजेंट किया। और 3 बेनिफिट बोलो सर, टीम मेंबर्स भी अपने इनसाइट्स शेयर कर सकते हैं, 3 तो ऊपर हो गए फ्रॉड वाले। और सर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ये भी हेल्प मिलती है। और टू अंडरस्टैंड अमॉन्ग्स द टीम मेंबर अबाउट द इफेक्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो बेटर, क्या बेटर सर, पहला बेटर पॉइंट इनसाइट्स मिलता है, ये बेनिफिट, एक्सचेंज ऑफ द इन्फॉर्मेशन और इफेक्ट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ RAP एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ऑडिट। क्या क्या डिस्कस करूंगा, अभी क्या था, क्यों डिस्कस करें, फिर था बेनिफिट क्या है, तो 3 पॉइंट फ्रॉड के लिए और ये 3 पॉइंट और अगर जोड़ना हो तो, अगर 3 नंबर का ही हो तो यही लिख के आना, बस इतना ही, 3 मार्क्स। मैटर्स क्या डिस्कस करेंगे, नया पॉइंट है, पढ़ के जरूर जाना। मैटर टू बी डिस्कस सर, एरर्स डिस्कस करो, उनसे क्या चांसेस हैं ओकर होने के, पिछले साल में क्या एरर्स आइडेंटिफाई हुई थी वो डिस्कस कर लो। मैथड जिससे ये फ्रॉड बैंक पर्सनल या बैंक एम्प्लॉयज या अदर्स कर सकते हैं विद इन अ पर्टिकुलर अकाउंट, ये उनसे डिस्कस करो, मैथड के बारे में समझा उनको, हाउ द फ्रॉड कैन बी कंडक्टेड। ऑडिट रिस्पॉन्स टू ऑल दिस 3 टाइप ऑफ रिस्क, एंगेजमेंट, परवेजिव, स्पेसिफिक, मेंटेन PS प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द एंगेजमेंट और बीइंग अलर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन विच इंडिकेट सम MMS। बोलते जाए एरर्स लाइकली टू, अगर प्रायर पीरियड की जो आइडेंटिफाइड थी, मैथड विच कैन बी फॉलोड या परपेट्रेटेड बाय एम्प्लॉयज टू कंडक्ट द फ्रॉड, रिस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट, परवेजिव, स्पेसिफिक, मेंटेन PS, अलर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन विच कॉज MMS। ऑडिटर रिपोर्ट में कंटेंट क्या होंगे सर, वही जो कंपनी ऑडिट में होते हैं। रिपोर्ट जा रही है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला वही फुल एंड फेयर बैलेंस शीट जा रही है कंटेनिंग ऑल द पर्टिकुलर्स, ये हमारा ओपिनियन है, सो दैट इट एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। एनी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो आपने मांगी थी, कॉल्ड फॉर, क्या वो आपको मिली, हैज इट बीन सेटिस्फैक्ट्री, ये आपको कमेंट वहां भी करना होता है। Whether or not a transaction of the bank which the auditors comes to notice have been within the authorization powers, तो बेसिकली ये पॉइंट अथोराइजेशन का है कि उनके पावर्स में है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन का है, कॉल्ड एंड सेटिस्फैक्ट्री, ये ट्रू एंड फेयर का है। फोर्थ, रिटर्न्स ब्रांचेस से आई कि नहीं, क्योंकि ब्रांच ऑडिटर दूसरे होंगे जो आपके पर्पस के लिए सफिशिएंट हो, तो ये बात तो हम कंपनी ऑडिट में भी बोलते हैं। एनी मैटर विच इज ब्रॉट टू द नोटिस, ध्यान रखना, कारो इंपॉर्टेंट, कारो 2020 लिख ले आप भली, कारो 2020 इज नॉट अप्लीकेबल टू अ बैंकिंग कंपनी, ये ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन 10 बहुत बढ़िया, पढ़े क्या लिखा है, पढ़े। इफ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल वेदर इन द कोर्स ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट और इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑडिट, if he finds anything susceptible to fraud or to any fraudulent activity or act of some excess power or smells any foul play, what does it mean? कोई भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल को इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी ऑडिट में अगर फ्रॉड के चांसेस लगते हैं, ही शुड रेफर द मैटर टू द रेगुलेटर। इसके लिए उन्होंने बोला अगर कोई फेलियर हुआ तो यू विल बी लाइबल, इसको एनालाइज करो। इसके लिए RBI ने एक सर्कुलर इशू किया था, RBI ने ऐसी की ऐसी ही 4 लाइन ये लिखी हुई है, कैसे याद करेंगे, लाइबिलिटी ऑफ एन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशनल क्या प्रोवाइड करता है, इन द कोर्स ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, in the process of institutional audit, if you find something susceptible to fraud or fraudulent activity, act of excess power,
स्मेल एनी फाउल प्ले, यू शुड रेफर द मैटर टू द रेगुलेटेड। ये सिंपल सी लाइन सर्कुलर में लिखी थी। आप अगर फेलियर में गलती करोगे, इस डेलिबरेट फेलियर करोगे, यू विल बी लायबल फॉर एक्शन। अब ये सर्कुलर किस पे लगा? अप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबीज के लिए सर्कुलर था। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लुक इनटू ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ये भी हम जानते हैं, सैम्पलिंग करते हैं क्योंकि हम इवैल्यूएट द सिस्टम, ये बात भी रिक्वायरमेंट में है। आपको रिपोर्टिंग करनी है, ऐसे 250 को फॉलो करो, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अलॉन्ग विद दैट ऐसे 240 जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है, इट फर्दर स्टेट्स दैट कि ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, उसका काम है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। एज अ होल दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय एरर और फ्रॉड। तो अगर कोई ऑडिटर अपनी नॉर्मल ड्यूटीज में कुछ इंस्टेंस नोट करता है तो ही शुड रिपोर्ट द मैटर। बस डेलिबरेट नहीं होना चाहिए, जानबूझ के कोई गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आरबीआई सर्कुलर पे बेस्ड है, छोटा था क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑडिट, एक रीडिंग लीजिएगा इसकी, 7-8 स्टेजेस है। एडवांसेस पे आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांसेस। फंडिंग के बेसिस पर फंडेड लोन्स, नॉन फंडेड लोन्स। फंडेड लोन जिसमें एक्चुअली पैसा ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द बैंक टू द बोरोवर, लाइक टर्म लोन, सीसीओडी, डीएल, बिल डिस्काउंटेड। नॉन फंडिंग सर एलसी, बैंक गारंटी जिसमें कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हम बोलेंगे सर प्राइमरी एंड कोलैटरल। प्राइमरी कौन ऑफर करता है? सर बोरोवर खुद, और द फाइनेंस और अगेंस्ट विच द क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी है। ये एडिशनल सिक्योरिटी है भाई, कोलेटरल तो ये प्रिंसिपल है, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज कोलैटरल एडिशनल। कैसे होगी सर? टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं, यस बिल्कुल, 3 मार्क्स 2 मार्क्स में एग्जाम्पल बोलो भैया गारंटी की, सिक्योरिटी की। पहला पीएस, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, पीएस ऑफ गारंटर हिमसेल्फ। फिर अपना डेटर, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन इवन। थर्ड पार्टी गारंटी, टीपी, बैंकर्स जनरली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी रख सकते हो भैया आप, और सिक्योरिटीज तो रख ही सकते हो। तो पर्सनल सिक्योरिटीज मतलब गारंटी, गुड्स, स्टॉक, डेटर, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इमूवेबल, प्लांटेशन, थर्ड पार्टी, बैंकर लीन, लाइफ इंश्योरेंस और स्टॉक एक्सचेंज। कैसे सिक्योरिटी क्रिएट होती है, इस पर भी आपसे अलग से कोई एक पॉइंट पूछा जा सकता है। लाइक मॉर्गेज एक तरीका है सिक्योरिटी क्रिएट करने का। 2 तरह के मॉर्गेज हैं, रजिस्टर्ड एंड इक्विटेबल। रजिस्टर्ड मॉर्गेज कैसे होगा? इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट विच इज साइंड बाय द मॉर्गेजर एंड इट विल रजिस्टर द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी एज अ सिक्योरिटी, इसलिए इसको रजिस्टर्ड बोल रहे हैं। इक्विटेबल, जस्ट बाय मियर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स, आप दे दो उसको बैंक को। प्लेज क्या है सर? इट इन्वॉल्व्स बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स, किसको? टू द बैंक, विद एन इंटेंशन, क्या कारण? क्रिएट अ चार्ज एज अ सिक्योरिटी। लीगल ऑनरशिप प्लेजर के पास है। लेंडिंग बैंक जो, इट विल गेट सम डिफाइंड इंटरेस्ट, ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, इसमें आपने बेलमेंट इन्वॉल्व किया, अब है हाइपोथिकेट करना। इट इज क्रिएशन ऑफ सम इक्विटेबल चार्ज, बोलो जस्ट बाय इक्विटी एंड रीजन ये क्रिएट हो रहा है, इसीलिए इसको इक्विटेबल चार्ज बोल रहे हैं। किसके फेवर में? लेंडिंग बैंक के फेवर में। बाय एन हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, एग्जीक्यूट कर लेना इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल सिक्योरिटीज। यहाँ ध्यान रखना, मॉर्गेज में उन्होंने लिखा रजिस्टर्ड मॉर्गेज विच इज अफेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर मियर डिलीवरी या डिलीवरी ऑफ गुड्स इन फेवर ऑफ द बैंक, यहाँ पे वर्ड है इक्विटी एंड रीजन, 3-4 अलग अलग वर्ड्स हैं। असाइनमेंट भी एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल असाइनमेंट बोलो। इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफर ऑफ सम आइदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट और एग्जिस्टिंग राइट और फ्यूचर राइट और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी और फ्यूचर प्रॉपर्टी, जो किसके पास है? किसी पर्सन के पास है, और किसी और को आप अपने राइट असाइन कर दो। एडवांसेस क्लासीफाई करना एक फंडिंग के आधार पर, एक सेक्टर वाइज करना हो तो सर एक प्रायोरिटी और एक अदर्स। प्रायोरिटी में आता है अपना एमएसएमई, एग्री, एजुकेशन, हाउसिंग। सिक्योरिटी वाइज प्रिंसिपल और कोलैटरल, बोलो भाई, हाँ है ना। आरबीआई कई बार इनके लिए कॉमन गाइडलाइंस भी इशू कर देती है। अगर आप एडवांसेस को डिवाइड करोगे तो सेक्टर वाइज एडवांसेस भी हमारे पास, हमने यहाँ अभी 2 पढ़े थे, फंडिंग और सिक्योरिटी। सेक्टर वाइज में मन से लिखना है, सिक्योरिटी आपने पढ़ लिया, और कॉमन गाइडलाइन इशू होती है बैंकिंग के द्वारा। क्या क्या कवर करोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, सर्विस चार्जेस, रिसिप्ट, सैंक्शनिंग कैसे होगी, रिजेक्शन कैसे होगा उनके एप्लीकेशन का, डिसबर्समेंट कैसे होगा उसका रजिस्टर रखना, लोन एप्लीकेशन लेना, एक्नॉलेजमेंट दे देना। तो इस प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 3-4 बातें मन से लिखेंगे। अब हाउ सिक्योरिटी इज क्रिएटेड, तो यही तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ सिक्योरिटी इज क्रिएटेड अगेंस्ट दिस ऑल लोन्स। हमने पढ़ा सबसे पहला मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन और असाइनमेंट, 4 अलग अलग। फिफ्थ इज सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है? सर आप डेटर भी हो क्रेडिटर भी हो एक ही व्यक्ति से, तो क्या करोगे? यू हैव द स्टैच्यूटरी राइट ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट और होली और पार्टली द डेबिट बैलेंस इन द कस्टमर्स अकाउंट
against the credit balance against the same customer account. That debtor only. ध्यान रखना, दो अलग अलग डेटर के साथ ये सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है. तो इजी पार्ट, एक डेबिट बैलेंस चल रहा है आपका और एक क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, आपस में सेट ऑफ कर लेगी बैंक. राइट ऑफ सेट ऑफ से क्या होगा, कंबाइन कर लेगी दो अकाउंट्स को, एक डिपॉजिट एक लोन है, सेम पर्सन का होना बहुत जरूरी भाई, अलग अलग का नहीं होना चाहिए. ऑल द ब्रांचेज आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी, ये भी ध्यान रखना इस पार्ट के लिए, सेट ऑफ के लिए. लीन आखिरी है विच क्रिएट्स अ लीगल चार्ज विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर, जिसमें आपको एक लीगल राइट दे दिया जाएगा टू सीज और लिक्विडेट द एसेट्स. बोलो भाई. प्रूडेंशियल नॉर्म्स हमारे पास क्या क्या है आरबीआई के द्वारा, इस पे एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं. चलो यहीं से देख लेते हैं, मैं कुछ हटा नहीं रहा हूँ, बहुत इजीली डायग्राम है. एक स्टैंडर्ड लोन, एक एनपीए लोन, कैटेगरीज है हमारे पास. हाउ यू विल क्लासीफाई एडवांसेज एज पर आरबीआई नॉर्म्स. एक तो रेगुलर लोन है और एक एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट है. कैटेगरी है 0, 1, 2. ये इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस सिग्नल है. इस लोन अकाउंट या इस एडवांस अकाउंट में 31 डेज से 60 डेज का ओवरड्यू हुआ और 61 से 90 होते से ये सेकंड कैटेगरी एसएमए में चला जाएगा. यहाँ से अब इसको आप क्लासीफाई करोगे एनपीए लोन्स में. अगर ये एक अकाउंट एनपीए रह गया फॉर मोर देन 12 मंथ्स तो इसकी प्रोविजनिंग कितनी करनी है, 15%. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. डाउटफुल एसेट्स कब होगा, जब कोई सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कोई एडवांस रह गया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स. यहाँ था रिमेंड एनपीए फॉर लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, तो सब स्टैंडर्ड. जैसे ही सब स्टैंडर्ड में वो 12 महीने या उससे कम का पीरियड रहा तो डाउटफुल. और उसकी भी कैटेगरीज है डाउटफुल अप टू 1 ईयर, 1 2 3, 3 to 3 और मोर देन 3, 1 2 3, 3 और मोर, नहीं मोर देन 3. क्या बोलना है, मोर देन 3. सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या बोलोगे, सर सिक्योर्ड लोन है तो 25% का प्रोविजनिंग करना, वरना इन तीनों केसेस में तो 100 ही है. यहाँ रेट याद करो, यहाँ सब स्टैंडर्ड में प्रोविजनिंग 15 था, यहाँ 25 है, यहाँ 40 और यहाँ तो 100 ही कर दिया. अगर कोई लॉस असेट होती है जो इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, आरबीआई इंस्पेक्शन इसके तहत निकाली जाती है तो सीधे सीधे प्रोविजनिंग कर देना 100%, क्योंकि उसका अभी कुछ राइट ऑफ कुछ भी नहीं किया था. ये किसने ढूंढा है, सर ऑडिटर ने या आरबीआई इंस्पेक्शन के दौरान ही पकड़ में आया है. तो जब ऐसे में 2 कैटेगरी से हो जाता है ओवरड्यू 90 दिन से ज़्यादा, तो यहाँ से आपको देखना है कि वो एनपीए 12 महीने रहा है क्या. फिर वहाँ से शिफ्ट होगा वो डाउटफुल में फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स. अगर वो किस कैटेगरी में पड़ा रहा लोन, सब स्टैंडर्ड. 15%, 25%, 40%, 100%. एनपीए में क्लासीफाई करना इंपॉर्टेंट है भाई, उसको कैसे करते हैं ध्यान से सुनिए. क्राइटेरिया क्या होगा किसी भी एडवांस को एनपीए में क्लासीफाई करने का, तो आप कैसे पढ़ेंगे. सबसे पहला, इट सीजेस टू जनरेट इनकम ही नहीं आ रही है, या वो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है, ओवरड्यू हो गया है. ओवरड्यू कितने समय के लिए हो गया वो देख लेते हैं. देखिए ओवरड्यू कितने समय के लिए हो गया. ओवरड्यू हो गया पहली बार में फॉर अ पीरियड विच इज स्पेसिफाइड अंडर ओडी और सीसी, और बिल्स रिमेन ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो बहुत सिंपल है, बिल्स अगर परचेज हुए डिस्काउंट है और 90 दिन से ज़्यादा हो गया. अब बात आती है सर कौन कौन से लोन की, देखना जरा. सबसे पहला, पपलू अगर बोरोअर है तो ध्यान रखना उसके जितने भी लोन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक अकाउंट एनपीए हुआ तो सारे एनपीए हो जाएंगे, भले बाकी अकाउंट गुड चल रहे थे, बाकी में उसका रीपेमेंट आ रहा था, इनकम भी जनरेट हो रही थी. ओवरड्यू को हम मानते हैं 90 दिन या उससे ज़्यादा हो जाए तो ओवरड्यू हो जाता है. बोलो भाई हाँ कि ना. तो एनपीए का पहला पॉइंट, सीज टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक. ओके. टर्म लोन के केस में इट इज ओवरड्यू फॉर 90 डेज और मोर. ओवरड्यू वर्ड का ये मतलब है सीसीओडी में या आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो हम उसको एनपीए में क्लासीफाई करेंगे, और अगर ये एनपीए 12 महीने तक रहा तो इसको सब स्टैंडर्ड में क्लासीफाई कर देंगे. बोलो भैया. और एक नया वर्ड जुड़ गया सर, ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है. एक अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर तब माना जाता है जब वो लगातार अपनी सैंक्शनिंग लिमिट या ड्राइंग पावर से एक्सेसिव चल रहा हो. अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है विच इज फॉर इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन इट्स ड्राइंग पावर बट नो क्रेडिट इज देयर. दो बातें भैया आउट ऑफ ऑर्डर में. पहला बोलो, आपका एक्सेसिव चल रहा है अकाउंट फॉर एसएल और डीपी, सैंक्शन लिमिट या डीपी से ज्यादा चल रहा है. और दूसरा है तो कम, जैसे आपकी सैंक्शन लिमिट 20 है, आपका ओवरड्यू तो 10 लाख ही चल रहा है, ओवरड्राफ्ट जो चल रहा है, लेकिन आपने पिछले 90 दिनों में कोई क्रेडिट एंट्री पास नहीं होने दी है, कोई क्रेडिट ही नहीं डाला, एंट्री है ही नहीं कोई, या जो क्रेडिट है वो इंटरेस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही पिछले 90 दिन के, देन दैट अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज आउट ऑफ ऑर्डर. तो ध्यान रखिएगा, ओडीसीसी के लिए अपन ने यह लाइन पढ़ा. सीसीओडी में हम आउट ऑफ ऑर्डर कैसे देखेंगे, या तो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से भी एक्सेसिव चल रहा है या उससे कम चल रहा है, लेकिन पिछले 90 दिनों में उसमें कोई भी क्रेडिट नहीं है, या जो क्रेडिट है वो इंटरेस्ट को कवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है. मन से लिखना, दैट अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए. एनपीए अगर 12 महीने रहा तो सब स्टैंडर्ड अगर 12 महीने तक रहा तो हम डाउटफुल असेट में ले आ सकते हैं.
डाउटफुल में हमने प्रोविजनिंग अलग अलग कर दी, हुआ तो कभी कभी सीधे लॉस असेट में ही क्लासीफाई कर देंगे। बोलो भाइयों, ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड, हम जानते हैं ये अकाउंट जो रेगुलराइज होते हैं बैलेंस शीट डेट पे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एसेट क्लासिफिकेशन जो होता है ना बोरोवर का, कभी कभी क्या होता है, जस्ट ईयर एंड से पहले कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड कर दो और बैलेंस शीट को विथ केयर और विदाउट स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी के लिए, ऐसा लगे ही नहीं कि कुछ गड़बड़ है। अकाउंट जब इनहेरेंट वीकनेस शो करता है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, तो आप अकाउंट को क्या कर सकते हो, एनपीए। सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांस जो होते हैं उसकी गारंटी अगर इन्वोक नहीं हुई है तो इट विल बी क्लासिफाइड एट स्टैंडर्ड, हालांकि माना तो एनपी जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं समझे, जिन अकाउंट्स में गवर्नमेंट की गारंटीज है, जिन अकाउंट्स में गवर्नमेंट की गारंटीज है वो हमेशा स्टैंडर्ड असेट में ही क्लासीफाई होंगे, लेकिन आप उनकी इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करना बंद कर देना, क्योंकि एनपीए तो हुए हैं वो गारंटी गवर्नमेंट की, इसलिए क्लासिफिकेशन तो स्टैंडर्ड में कर रहे हैं। तो जो रेगुलराइज होते हैं उसका ध्यान रखना, बोरोवर अकाउंट जो जस्ट बैलेंस शीट डेट के पहले होते हैं तो उसके लिए आप केयर रखना, बैलेंस शीट में स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी है नहीं है ये चेक कर लेना। एडवांसेज अंडर कंजोर्टियम, बड़ा लोन जो होता है ना वो एक बैंक नहीं देती भाई, बड़ा लोन हमेशा कुछ मिल के देती है। जैसे एक बैंक लीड बैंक हो जाती है, जैसे आईसीआईसीआई लीड बैंक हो गई, 300 करोड़ का लोन है, आईसीआईसीआई उसमें से मेजर अमाउंट देगी, बाकी छोटे छोटे अमाउंट बाकी बैंक्स देंगी। तो एडवांसिंग टू अ बोरोवर बाय 2 और मोर बैंक्स, दे फॉर्म अ कंजोर्टियम, ज्वाइंट अप्रेजल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग होगी। कौन करेगा, लीड बैंक करेगा कंजोर्टियम को। रेमिटेंसेज होंगे तो पहले कहाँ जाएंगे सर, रेमिटेंसेज जो होंगे वो जाएंगे अपना लीड बैंक के पास, और लीड बैंक इनको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने मेंबर बैंक्स को। तो वेयर द रेमिटेंसेज अंडर कंजोर्टियम आर पुल्ड विथ वन बैंक कौन, वही लीड बैंक, और इनको पार्टिंग नहीं किया गया, बाकी बैंकों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया, तो माना जाएगा कि अकाउंट एनपीए हो चुका है। इसीलिए छोटी छोटी बैंक जो उस लोन में कंजोर्टियम में आई हैं उनको अपना हिस्सा मांगते रहना चाहिए फ्रॉम द लीड बैंक। बोलो, और ताकि प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन हम करवा पाए। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस में 2 बातें हैं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी कंटिन्यू है, अभी कोई प्रोविजनिंग मत करना, स्टैंडर्ड एसेट मानना, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन बंद कर देना। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है 90 दिन से ज्यादा हो गए एनपी हो जाएगा, अकाउंट प्रोविजनिंग इनकम रिकॉग्निशन की रोक देना। अंतर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी भी हम उसको स्टैंडर्ड एसेट मान रहे हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी अगर रिवोक हो जाती है, 90 दिन या उससे ज्यादा का ओवरड्यू हो जाता है, तो हम इसको एनपीए ही मान लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई प्रोविजनिंग नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में एनपीए मान लेंगे यदि वो 90 दिन से ज़्यादा का हुआ तो प्रोविजनिंग भी करना और इनकम रिकॉग्निशन भी रोक देना। यहाँ प्रोविजनिंग मत करना, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। कंजोर्टियम के क्या फायदे हैं भाई, एक से ज़्यादा बैंक्स देती, तो ये नया पार्ट जरा सा जोड़ा उन्होंने। हाउ कंजोर्टियम इज ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्गर टुगेदर, क्या लिखोगे, एक से ज़्यादा बैंक दे रही है तो पूल ऑफ रिसोर्सेज है, शेयर्ड कॉस्ट है, चीपर प्राइजेज है, रिस्क स्प्रेड हो जाती है, और पावर ज़्यादा रहती है, और पार्टनर स्किल्स को एक्सेस कर सकते हो, एक बैंक दूसरी बैंक की स्किल्स को एक्सेस कर सकती है, ये कुछ बेनिफिट उन्होंने गिना है। एनपीए नॉर्म्स एग्रीकल्चर के लिए सर 2 तरह से होते हैं, हम जानते हैं क्रॉप्स 2 तरह की, एक लॉन्ग ड्यूरेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स क्या होती है, जिनके क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर है, क्रॉप सीजन ही लॉन्गर देन 1 ईयर है, और जिनके क्रॉप सीजन लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है वो सब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है। इसमें अंतर क्या है, अगर कोई लोन ग्रांट हुआ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, उसको एनपीए माना जाएगा यदि वो 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन के बाद भी वो ओवरड्यू रह गया तो फिर हम उसको एनपीए में ले जाएंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 क्रॉप सीजन ओवरड्यू रह गया तो हम उसको एनपीए में ले जाएंगे। क्रॉप सीजन हर क्रॉप का अलग होता है, लेकिन बहुत सिंपल है, हार्वेस्टिंग से लेके जब तक वो रेज हो यही उसका क्रॉप सीजन है। ये डिसाइड कई बार स्टेट लेवल बैंकर कमेटी भी करती है। तो एनपीए एग्रीकल्चर में इंक्लूडिंग क्रॉप लोन में ध्यान रखना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 क्रॉप सीजन। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जिनके क्रॉप सीजन मोर देन 1 ईयर है, लॉन्गर देन 1 ईयर है, 1 साल लगता है उनको फसल आने में, और शॉर्ट ड्यूरेशन जो 1 साल से कम में आ जाती है, जैसे कि वीट, जैसे कि सोयाबीन। एनपीए नॉर्म्स क्या होंगे, अगर आपकी जो सिक्योरिटी थी वही गिर गई, जैसे पप्लू ने लोन लिया 10 लाख का, शेयर की वैल्यू थी 15 लाख, अच्छी सिक्योरिटी थी, शेयर की वैल्यू गिर के रह गई है 6 लाख, क्या करें सर, वैल्यू गिर गई, बोलो अब क्या करें सर। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लोन था अब वो कुछ पार्ट उसका सिग्निफिकेंटली गिरा है, तो लोन को अनसिक्योर्ड में क्लासीफाई करना चाहिए। सिक्योरिटी की वैल्यू गिर जाए तो भी हमको इम्पैक्ट देना पड़ेगा,
तो कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखें, बहुत इजी पार्ट। एनपीए नॉर्म्स क्या रहेंगे अगर किसी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में इरोजन होता है या फ्रॉड होता है बाय द बोरोवर। अगर इरोजन हुआ है किसी भी सिक्योरिटी में तो यू विल क्लासीफाई इज डाउटफुल और लॉस असेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। इसमें टाइम मत देखना, वो 12 मंथ्स फिर 12 मंथ्स वो मत देखना। अगर सिक्योरिटीज की वैल्यू 50% से ज़्यादा गिर जाती है एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन तो इट विल बी कंसिडर्ड एट सिग्निफिकेंट, तो सीधे डाउटफुल में क्लासीफाई कर देना। देख लो 50% से ज़्यादा गिर गई क्या, यस 15 लाख का 50% 7.5 लाख होता है। अगर सिक्योरिटी लेस देन, उसका वैल्यू कितना रहेगा, लेस देन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, 10% ऑफ द लेस देन द अमाउंट, ओ माय गॉड, तो सर सिक्योरिटी है ही नहीं, फिर क्या बचा, और उसको सीधे क्या ले लो, लॉस असेट। लोन का 10% भी वैल्यू नहीं आ रहा है भाई। इरोजन का मतलब ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिमिनिशन ऑफ समथिंग, बोलो हाँ है ना। एक और शॉर्ट नोट डीपी पे, ये बहुत सिंपल है, 3 बातें बोलना। डाउटफुल में ले जाएंगे अगर सीधे इरोजन हुआ है तो, 50% से ज़्यादा हुआ है सिग्निफिकेंट मान के डाउटफुल में ले जाना, प्रोविजन बना देना। रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% भी नहीं बची लोन का तो सीधे लॉस एसेट में क्लासीफाई कर देना। सिंपल 3 बातें। ड्राइंग पावर को लेके हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। पहला, ड्राइंग पावर जिसको डीपी बोला जाता है, ये क्रैश क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है। इट इज़ द लिमिट अप टू विच यू कैन विड्रॉ फ्रॉम योर सैंक्शनड लिमिट। सैंक्शन लिमिट के अंदर होना चाहिए। सैंक्शन लिमिट टोटल एक्सपोजर है जो मैं एक कस्टमर के लिए लेता हूँ, बैंक एक कस्टमर के लिए लेती है। ड्राइंग पावर निकाला जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन ऑन द पर्टिकुलर डेट करके। कंसिडरेशन क्या देखना है सर, यू शुड ऑल द अकाउंट शुड बी कैप विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड द सैंक्शन लिमिट। अगर एक्सीड हुआ तो इसको नोटिस में लाना जरूरी है। बोलो भाई, हमने पढ़ा भी था अभी, ड्राइंग पावर या सैंक्शन लिमिट एक्सीड हुई तो प्रॉब्लम होगी, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर। आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा वो सीसी अकाउंट। चलिए और क्या ध्यान रखेंगे। ऑडिटर की चिंता क्या है, उस क्लाइंट की, उस कस्टमर की स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न्स, अदर स्टेटमेंट आ जाएं। ऑडिटेड स्टेटमेंट चाहिए मेरे को, ईयरली मंथली स्टॉक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। डीपी कंप्यूट करना एज पर दी गाइडलाइंस। स्टॉक ऑडिट किन किन बैंक्स का ज़रूरी है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। बड़े बिजनेस वाले कौन, जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा का फंड एक्सपोजर है, उन सब के स्टॉक ऑडिट होना ज़रूरी है। और बाकी केसेस में आपको ज़रूरी लगता है तो आप एडवाइस कर सकते हो कि स्टॉक ऑडिट होना चाहिए उस कस्टमर का, क्लाइंट का। कोई दूसरा सीए करेगा, हम तो ऑडिटर हैं बैंक के, कोई दूसरा सीए जाके स्टॉक ऑडिट करेगा। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, बैंक्स को सबमिट हो जाएगी, रिव्यू करेगा स्टॉक ऑडिट आ गई है रिपोर्ट या नहीं आई है। अब यहाँ से बात शुरू होता है मालिक इंटरनल कंट्रोल का, मतलब हम आ गए हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, उसको इवैल्यूएशन करने पे कि एडवांसेस के लिए कैसा कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। चलिए मालिक तो ये है इजी आंसर। आपसे कंट्रोल्स एरिया पूछ रहे हैं, लोन्स और एडवांस, बहुत सिंपल आंसर है, आराम से सुनना, 1 मिनट में याद हो जाएगा। एनटी ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसेस डिटरमाइन करने के लिए आपको हमेशा आईसीएस तो स्टडी करना ही पड़ता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो स्टडी करना ही पड़ता है ओवर द एडवांसेस। पहला, जिसको भी लोन या एडवांस दे रहे हैं सबसे पहले क्या चेक करें, मालूम है आपको, क्रेडिट वर्दीनेस सेक्शन होना चाहिए, अथोराइज्ड होना चाहिए फ्रॉम द बैंक अथॉरिटीज। नेसेसरी लोन डॉक्यूमेंट होना चाहिए भैया लोन एग्जीक्यूट करने से पहले। थर्ड, टर्म्स ऑफ सैंक्शन और एंड यूज वो फंड्स का क्या करने वाला है, ये हो गया टर्म्स ऑफ सैंक्शन एंड यूज। मार्जिन रखवा लेना उससे सैंक्शन लेटर में ही अगेंस्ट द सिक्योरिटीज फॉर एनी डिक्लाइन इन द वैल्यू, और इसको रेगुलर इंटरवल पे चेक भी करते रहना। ये 4 कंट्रोल सिस्टम के पार्ट तो हमको रखने ही रखने। बोलो भैया और क्या ध्यान रखेंगे, देखो और कंट्रोल में 1-2 बातें हमने क्या क्या देखा सर, क्रेडिट वर्दीनेस, लोन की टर्म्स एंड कंडीशन, सैंक्शनिंग अप्रूव्ड होना चाहिए, अथोराइज्ड होना चाहिए, उसका मार्जिन कैप्ट करवा लेना पहले ही, एंड यूज देख लेना, वो यूज क्या करना चाहता है फंड का, ये जरूर देखना है ना। अब ये सब देखने के बाद और क्या देखेंगे, अगर सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह है तो चेक करना उसकी ऑनरशिप बैंक के नाम पे भी ट्रांसफर हो गई। ऑल सिक्योरिटीज विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक। और ये सब अब डीपी से रिलेटेड पॉइंट है ये वाले। ड्राइंग पावर रजिस्टर हर महीने अपडेट होना ज़रूरी है। अकाउंट्स को लिमिट के अंदर रखना ज़रूरी है, जो एक्सीड हो जाए उसको नोटिस में लाना, हर साल रिव्यू करना, स्टॉक ऑडिट करवा लेना। ये 4 तो मन से लिख देना कंट्रोल में। बोलो 4 तो ये हो गए, एक या ऑनरशिप का हो गया, एक रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है क्या, क्रेडिट वर्दीनेस, ऑथोराइज सेक्शन, टर्म्स एंड एंड यूज ऑफ फंड। आराम से ये 8 पॉइंट आप कंट्रोल सिस्टम में रख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आ जाए, स्टॉक ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड फॉर ऑल अकाउंट्स, ऑल बिजनेस में हम बोलेंगे ना, मोर देन 5 करोड़ जिसका फंडेड एक्सपोजर है।
क्या स्टेचुटरी ऑडिटर एडवाइस कर सकता है स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के लिए? यस, बिल्कुल कर सकता है। डीपी के केस में बैंकर की क्या क्या ड्यूटीज हैं? देखो बहुत सिंपल है, एक ड्यूटी तो पहले से ही मालूम है, आपका जो टोटल फंडिंग एक्सपोजर है उस कस्टमर का वो सैंक्शन लिमिट और डीपी के अंदर होना चाहिए, पहले से ही लिखा हुआ है। एक्सीड कर जाए तो नोटिस में लाना, ये भी लिखा हुआ है। कुछ उन्होंने नई ड्यूटीज और जोड़ दी आपके लिए, ये दो तो पुरानी थी। बैंकर की ड्यूटी है, ऑडिटर की नहीं है, ये बैंकर की ड्यूटी। ड्राइंग जो भी हो रही है वर्किंग कैपिटल अकाउंट से, दे आर कवर्ड बाय एडिक्वेसी ऑफ द करंट असेट्स, ये नया पॉइंट जोड़ा है उन्होंने, याद करके जाना। बैंकर ड्यूटी इन केस ऑफ डीपी, ड्राइंग्स इन वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड बाय एडिक्वेसी ऑफ करंट असेट्स। डीपी इज कैलकुलेटेड एज पर स्टॉक स्टेटमेंट, मन से लिखना है। हालांकि कभी कभी डिफिकल्टी होती है लार्ज बोरोवर से डीपी स्टेटमेंट स्टॉक स्टेटमेंट ऑब्टेन करने में। स्टॉक स्टेटमेंट उनके 3 महीने से पुराने तो नहीं होने चाहिए। अगर डीपी कैलकुलेट हो रही है 3 महीने से पुराने पे तो ये इर्रेगुलर अकाउंट हो जाएगा। लफड़ा ये भाई, इर्रेगुलर अकाउंट मान लूंगा मैं उसको। तो बोलो क्या क्या लिखोगे एक्स्ट्रा ड्यूटी में? सर पहला तो कॉमन था, लिमिट के अंदर होना चाहिए, नहीं तो नोटिस में ले आना। एडिक्वेसी ऑफ द असेट्स सिक्योर्ड है कि नहीं। स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से पुराना स्टॉक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, वरना वो अकाउंट इर्रेगुलर मान लिया जाएगा। ये बैंकर की नई ड्यूटीज उन्होंने जोड़ी है, आ सकती है। बोलो भाई, क्लियर मालिक? ये था इंटरनल कंट्रोल्स का पार्ट। डीपी कैसे निकालते हैं बताता हूं। ये 2-3 चीजें हमने देख ली। अब एविडेंसेस पे कंट्रोल रखना है। हाँ रखना तो है सर, क्या करें, कैसे करें? सर सबसे पहले अपना वही कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और अकाउंट्स डिटेल चेक करो। लोन डॉक्यूमेंट्स देखो, वैलिडिटी देखो, सिक्योरिटी का एग्जिस्टेंस, इन्फोर्सिबिलिटी और वैल्यूएशन चेक करो। कंप्लायंस में टर्म्स देख लेना, एंड यूज जरूर देख लेना। रिव्यू करना लगातार, और आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आप क्लासीफाई और प्रोविजनिंग करोगे। ये आपके कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस हैं। ऊपर कंट्रोल सिस्टम था, वो चेक करने के बाद आप कंप्लायंस प्रोसीजर लगा रहे हो। लोन के डॉक्यूमेंट एग्जामिन करना, वैलिडिटी, इन्फोर्सिबिलिटी, एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन, ईईवी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या क्या लगाओगे? पहला सर अपने को तो मालूम है, हम अकाउंट्स में हमेशा अजर्शन क्या लगाते हैं? एग्जिस्टेंस। भाई ये लोन या एडवांस है, बैंक के लिए असेट है, तो पहला एग्जिस्टेंस ही तो लगेगा भाई, और क्या लगेगा? एग्जिस्टेंस ही तो लगेगा, और क्या लगेगा? बोलो हाँ या ना? एग्जिस्टेंस देखो, फिर ऑनरशिप ड्यू टू द बैंक ही है कि नहीं, फिर कोई भी अनरिकॉर्डेड अमाउंट तो नहीं है, कंप्लीटनेस अलॉन्ग विथ एविडेंस। वैल्यूएशन एक और अजर्शन हो गया। रिकवरेबिलिटी एग्जिस्टेंस का ही पार्ट है ये भी, उनके वैल्यूएशन के आधार पर रिकवरेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। फिर रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी से ही उनको क्लासिफाई, डिस्क्लोज और प्रेजेंट करूं। ये प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर आपका अजर्शन। देखो ये सब अजर्शन है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं तो अजर्शन ही लगेंगे, क्योंकि ये आपकी असेट है, बैंक के एंगल से ये असेट है, लोन या एडवांस। एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, एविडेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, रिकॉग्निशन, रिकवरेबिलिटी है कि नहीं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, अप्रोप्रिएट प्रोविजनिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर आरबीआई नॉर्म्स। बड़ा इजी आंसर। ये था दोस्तों यहाँ तक का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस में हम कंट्रोल सिस्टम पे बात करेंगे। यहाँ तक का आप स्टडी कीजिए, जो नए पार्ट जुड़े उनको जरूर देखिएगा। मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ। धन्यवाद, राधे राधे।